गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अभी तक के लेक्चर फोर्सेस के जो लेक्चर्स हैं उसमें लिस्ट आउट किए थे 4 फोर्सेस। दे ऑल आर फंडामेंटल फोर्सेस दैट वी ऑलरेडी नो। ऑल्सो फ्रॉम दीज फंडामेंटल फोर्सेस वी हैव डन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वी हैव जस्ट लिटिल बिट आइडिया अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको बताया था प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को मैंने आपको थोड़ा उससे पहले मैटर, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन किया था। तो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को जो उसकी थ्योरी है वो पढ़ेंगे। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बेसिकली इज अ फोर्स between the charged particles. तो ये वो फोर्स है जो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में होती है। तो चार्ज पार्टिकल्स कौन से हैं जो हमें आज तक पता है? चार्ज पार्टिकल्स हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का क्या चार्ज होता है? नेगेटिव होता है। प्रोटॉन्स का पॉजिटिव होता है। और कोई भी चार्ज जो नेगेटिव या पॉजिटिव भी कैरी कर रहा है अपने आप को, तो दैट इन बिटवीन द टू चार्जेस वी हैव दिस फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को नाम कहां से मिला है वो भी देखते हैं हम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो मतलब वो फोर्स जो बेसिकली इलेक्ट्रो चार्जेस को रेस्ट में डील करती है। जब चार्ज स्टेशनरी होते हैं एट रेस्ट होते हैं। चार्ज स्टेशनरी और रेस्ट में होने का मतलब ये है कि चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव नहीं कर सकते, दे आर स्टेशनरी। जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं मतलब तब हम कौन सी हमारी जो फिजिक्स होती है, कौन सी फील्ड होती है हमारी, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है। सो दैट इज व्हाट चार्जेस एट रेस्ट। तो जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं, जो फील्ड उससे एसोसिएटेड होती है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोफील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड व्हेन वी कम टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? जो चार्जेस होते हैं वो मोशन में होते हैं। मतलब इसका उल्टा मतलब क्या होगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चार्ज का कवर कर पा रहा है, कोई डिस्टेंस कवर कर पा रहा है, दैट इज चार्जेस इन मोशन। चार्जेस इन मोशन। तो दिस बोथ कॉन्स्टिट्यूट व्हाट कि वो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारे पास फोर्स है ये दोनों से डील करती है। मतलब इन दोनों का कॉम्बो होगी। मतलब जब चार्जेस रेस्ट पे होंगे ये उस फिनोमेना को भी, उस तरह के लॉ को भी डील करेगी, और जब चार्जेस मोशन में होंगे तब उस लॉ को भी डील करेगी। तो उस टाइप की फोर्स जहाँ पे ये दोनों तरह के जो चार्जेस होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं। दे बोथ टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट व्हिच फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसमें चार्ज रेस्ट और चार्ज मोशन दोनों को हम स्टडी करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जहां तक मैंने आपको बताया फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स, मतलब ये क्या है? चार्ज डिपेंडेंट फोर्स है। मतलब अगर फोर्स नहीं लगेगी जब तक कोई पार्टिकल जो है वो चार्ज कैरी नहीं करेगा। मतलब दिस फोर्स इज चार्ज डिपेंडेंट। चार्ज डिपेंडेंट फोर्स वी हैव अंडरस्टूड, क्योंकि ये चार्ज कैरी करेगा कोई पार्टिकल तो ये फोर्स एग्जिबिट करेगा, तो ये फोर्स होगी। अगर कोई पार्टिकल चार्ज नहीं कैरी कर रहा है, कोई दो पार्टिकल चार्ज नहीं कैरी करते, तो उनके बीच में इस फोर्स का होना नामुमकिन है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विल नॉट एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट ओनली बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। थर्डली व्हाट? इट इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स वी हैव स्टडीड बिफोर। मतलब ये कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है? ये हो सकती है 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्ग। मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीकर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। मतलब ईएफ फोर्सेस जो हैं वो क्या है? स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्सेस से। ठीक है, तो ईएफ फोर्सेस कितने टाइम्स स्ट्रॉन्गर है? 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है
ग्रेविटेशनल फोर्स से। नेक्स्ट चीज क्या है कि इसके लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, देयर इज नो मीडियम रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायर्ड। Between the charges there is no need to have a medium। ये वैक्यूम में भी एग्जिबिट कर सकते हैं, मतलब अगर एयर नहीं होगी दो चार्जेस के बीच में, देन ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैन एक्ट, बट इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ठीक है, ये हमने समझा। अब हम समझेंगे कि इसकी एग्जाम्पल क्या है। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम्पल आई विल रब ऑफ द बोर्ड। एग्जाम्पल इसकी है मॉलिक्यूल और एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर और एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये समझने के लिए हम फिर से रिकॉल करेंगे हमारा एटम्स, जो हमने मैटर पढ़ा। मैटर किसका बना होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर का बना होता है, दैट इज एटम्स। तो हम उसी से इसको समझेंगे क्या है। तभी मैंने आपको थोड़ा पहले हिंट दे दिया था, बेसिक हिंट अबाउट व्हाट इज मैटर, व्हाट इज एटम्स, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होगा, जब बहुत सारे एटम्स मिलेंगे या दो भी एटम्स मिलेंगे या तीन चार एटम्स मिलेंगे तो वो क्या बनेंगे, मतलब मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स when together meet they form a atom, they form a molecule। so ये है मॉलिक्यूल, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या है, इसके अंदर एटम्स है। ये पूरा क्या है, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल किसका बना होता है, एटम्स का बना होता है। तो ये मैंने आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बता दिया। अब ये जो एटम्स होते हैं ये फर्दर किसके कंपोज होते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है इसका। ये आ गया बीच में न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो है इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। हमें पता है कि न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज, दे आर चार्जलेस पार्टिकल्स। व्हाट वी विल राइट, 0 सिंस दे कैरी नो चार्ज। सिंस प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, वी राइट विद पॉजिटिव। तो मतलब क्या हो गया, इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब बहुत सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। ये इसको मैं थोड़ा और जूम करके आपको अगर दिखा दूं तो दिस वुड बी लाइक दिस, न्यूक्लियस एट सेंटर ऑफ द एटम, जिसमें ये न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स ऐसे होंगे, ठीक है। कुछ न्यूट्रॉन्स और कुछ प्रोटॉन्स होंगे। सो न्यूट्रॉन्स कैरी 0 चार्ज एंड प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। So what is, how is EM force is example of an atom? तो इसमें हम EM force को कैसे समझेंगे कि हमें पता है कि जो EM force है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, दैट इज द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, दैट वी ऑलरेडी नो। तो यहाँ पे ही चार्ज पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में जो यहाँ पे फोर्स है, ये प्रोटॉन्स जो अंदर है न्यूक्लियस के और जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में जो फोर्स है, दिस इज व्हिच फोर्स, दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर ये फोर्स ना हो तो क्या होगा, अब इस पे आते हैं। अगर ये फोर्स ना हो तो क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, रिवॉल्व नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको पिछली एग्जांपल में ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या बताई थी कि सन इज सेंटर एंड अर्थ इज रोटेटिंग, रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, व्हाई वुड नॉट अर्थ कोलैप्स ऑन टू द सन। सन पे क्यों नहीं वो अर्थ गिर जाता, ग्रेविटेशनल फोर्स है तो क्यों नहीं गिरता, डिस्टेंस की वजह से नहीं गिरता। और वो क्या होता है, वो चक्कर लगाता रहता है डिस्टेंस की वजह से। अगर कोई फोर्स नहीं होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी तो क्या होगा, जो उसका ऑर्बिट है वो उससे डेविएट हो जाएगा। कोई सेंटर एक्सिस, कोई सेंट्रल जो रिवॉल्व, जो सेंटर में रिवॉल्व कर रहा है वो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वो नहीं रिवॉल्व करेगा, क्या करेगा, वो डेविएट हो जाएगा पाथ से, मतलब ये सेंटर नहीं बनाएगा। ये सेंटर इसको कौन मजबूर कर रहा है बनाने में, ये जो रिवॉल्व कर रहा है, ये बेसिकली क्यों कर रहा है रिवॉल्व, तो ये क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फोर्स है जो इसको इसकी तरफ खींचती है, एंड व्हिच इज दैट फोर्स, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इन केस ऑफ एटम्स, इन केस ऑफ एटम्स ये कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब आप बोल रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने ये पढ़ा था कि जो डिस्टेंस है वो ज्यादा दूर होने की वजह से क्या होता है, जो अर्थ है वो सन पे गिरता नहीं है, तो अट्रैक्ट होना चाहिए ना, ग्रेविटी क्या कहती है कि उसके ऊपर गिर के अट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब
मैं डस्टर फेंकती हूँ तो नीचे अट्रैक्ट होना चाहिए। तो अर्थ जहाँ पे, यहाँ पे अगर सन है और यहाँ पे अर्थ रिवॉल्व कर रहा है तो ये अर्थ इससे गिरता क्यों नहीं एक पॉइंट पे आके? तो दैट इज व्हाई, क्योंकि इनका डिस्टेंस काफी दूर है। देयर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स गेट्स वीकर विद द डिस्टेंस, बट हियर व्हाट वी सी एटम्स के अंदर तो डिस्टेंस कम होता है, बट फिर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है इसको क्या करती है, रिवॉल्व करवाती है अराउंड। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, डेविएट नहीं होते अपने पाथ से, वो क्या करते हैं, दे कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड दी न्यूक्लियस लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज ईएम फोर्स। अब ये किस किस के बीच में हो सकती है, ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में हो सकती है। क्या ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ये वाली फोर्स तो अट्रैक्टिव होगी, ठीक है। अगर ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में होगी ये होगी रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, क्योंकि है तो बेसिकली चार्ज पार्टिकल्स ही हैं, ये भी चार्ज पार्टिकल है, ये भी चार्ज पार्टिकल है, तो इसके बीच में भी कौन सी फोर्स होगी, इसमें भी फोर्स होगी जो रिपल्सिव फोर्स होगी, और उस फोर्स का नाम ईएम फोर्स होगा, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की एक एग्जांपल है। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये चार्ज पार्टिकल्स के बीच में होती है। चार्ज पार्टिकल कुड बी ईदर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव एज वेल, ठीक है। So this was a description about electromagnetic force. Now we come across a strong nuclear force. वो क्यों आई, कैसे आई, वो भी पढ़ेंगे, और ये भी पढ़ेंगे कि वो कैसी क्या है, कौन सी फोर्स है, किसके बीच में लगती है, उसकी एग्जाम्पल क्या है। So now we will study strong nuclear forces. मतलब वो फोर्स जो विद इन द न्यूक्लियस एग्जिस्ट करती है, फोर्स विद इन द न्यूक्लियस बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स चार्जलेस पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो वो फोर्स जो कि न्यूक्लियस के बीच में ही एग्जिस्ट करती है बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, मतलब ये किसके बीच का इंटरेक्शन है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच का इंटरेक्शन है। फिर से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आए हैं। सिंस अगर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा होता, हमने मैटर नहीं डिस्कस करता, वी वुड हैव नॉट अंडरस्टूड दिस सिंपल टॉपिक्स। सो अगेन वी नीड दिस एटॉमिक स्ट्रक्चर, लाइक दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं, और ये मैंने क्या बना दिया, इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं, उनकी ऑर्बिट शो कर दी मैंने, ठीक है। ये प्रोटॉन्स है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि जो फोर्स है न्यूक्लियस के बीच में ही एग्जिस्ट करती है, और किसके बीच में एग्जिस्ट करती है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में। हमें पता है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो चार्जलेस पार्टिकल्स होते हैं, वेरस प्रोटॉन इज ए चार्ज पार्टिकल। मतलब ये फोर्स कौन सी होगी, पहला पॉइंट क्या मिल गया कि इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। तो चार्ज, आई राइट इट हियर, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। मतलब वो फोर्स जिसको चार्ज के होने से या ना होने से किसी भी पार्टिकल पे फर्क नहीं पड़ता, तभी ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में होती है, ठीक है। चार्जलेस, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है, चार्जलेस पार्टिकल होता है, तो ये फोर्स क्या करती है, न्यूक्लियस के बीच में एग्जिबिट करती है। अगर ये फोर्स नहीं होगी तो क्या होगा, अगर ये फोर्स नहीं होगी तो क्या होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर देंगे। हमें पता है इनके बीच में ये फोर्स है, इनके बीच में ये फोर्स है, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या कर जाने चाहिए, जुड़ जाने चाहिए, अट्रैक्ट हो जाने चाहिए। बट अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं कर जाएगा, ये स्ट्रक्चर खराब नहीं हो जाएगा जो हमने आज तक समझा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, क्योंकि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी फोर्स। ये नेगेटिव और पॉजिटिव है तो ये अट्रैक्ट होना चाहिए, बट ये अट्रैक्ट नहीं होते। तो क्यों नहीं अट्रैक्ट होते, क्योंकि कुछ ऐसी फोर्स है जो न्यूक्लियस के अंदर है, जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या करके रखती है, उनके बीच में हेल्ड करके रखती है। वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट होने से रोकती है, और तभी ये फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। इसका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी क्यों है, अगर ये फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो क्या होगा, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर जाएंगे, और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर जाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो हमने आज तक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या हो जाएगा, फेल
and which helps us is to which help these both neutrons and protons to help between nucleus, मतलब न्यूक्लियस के वो अंदर ही रहेंगे, उसको हेल्प करती है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट करने से रोकती है, तो इसलिए ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, और ये चार इंडिपेंडेंट फोर्स है, और ये क्या रहते हैं, न्यूक्लियस के बीच में एग्जिस्ट करती है, और ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में होती है, जो कि क्या है, चार्जेस का। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, कल हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।